नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली के एक शहर के अंदर एक व्यक्ति रिक्शा चलाया करता है। दोस्तों, उसका रिक्शा किराए का है, यानी कुछ पैसे उसे मालिक को देने पड़ते हैं और उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं दोस्तों, उन पैसों से वो अपने घर का खर्चा चलाया करता है। दोस्तों, तभी एक दिन शाम को जब उसके घर जाने का टाइम होता है और उसी समय पर उसकी पत्नी का फोन आता है कि जब आप घर से आओ तो घर आते समय कुछ सब्जियां ले आना। और उसके बाद वह व्यक्ति दोस्तों मार्केट से कुछ सब्जियां खरीदता है और उनको रखने के लिए जैसे ही अपने रिक्शे के पीछे वाली जगह पर जाता है तो देखता है कि वहां पर एक बैग रखा हुआ है। दोस्तों, जैसे वह व्यक्ति उस बैग को खोल कर देखता है तो उसके अंदर सोने चांदी जेवरात दोस्तों भरे हुए थे और दोस्तों उनकी कीमत लगभग 10 से 20 लाख रही होगी। दोस्तों, आप वह व्यक्ति इस बात को देखने के बाद वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों, हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आज दिन में ऐसा कौन सा कस्टमर आया था जिसका यह बैग रह गया। दोस्तों, क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार आदमी था। दोस्तों, इस वजह से वह गहरे सोच विचार में दोस्तों पड़ जा गया। दोस्तों, क्या होता है इस कहानी में, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है वो और ही ज़्यादा बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले करण, जो कि दोस्तों थोड़ा बहुत वह पढ़ा लिखा था और उसके बाद वह छोटे मोटे काम किया करता था। दोस्तों, उसी दौरान उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और जिस लड़की से उसको दोस्तों प्यार हुआ था वो उसकी कास्ट की दोस्तों जात की नहीं थी। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर वह रह रहा था वहां पर इस तरह की कोई शादी दोस्तों नहीं कर सकता था। अब दोस्तों इस बात को देखते हुए वह लड़का उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। तो दोस्तों वह फैसला लेता है कि इस लड़की को लेकर मैं भाग जाऊंगा कहीं दूर और हम लोग कहीं दूर जा कर के आराम से अपनी ज़िंदगी को दोस्तों बिताएंगे। दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सच्चा प्यार करते थे और इसी कारण से करण उस लड़की को दोस्तों लेकर के उत्तर प्रदेश से भाग करके दोस्तों दूर दिल्ली शहर चला गया। दोस्तों, दिल्ली जाने के बाद वह एक चौल किराए का कमरा लेता है और उस कमरे के अंदर अपनी उस पत्नी के साथ दोस्तों प्यार से रहने लगता है, जिससे वह प्यार दोस्तों किया करता था। क्योंकि दोस्तों भागकर उसने उससे शादी कर ली थी और शादी करने के बाद अब पत्नी को उस कमरे के अंदर रखा करता है। अब कुछ दिनों तक समय ऐसे ही दोस्तों व्यतीत होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को महसूस होता है कि अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है तो हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, वह लड़का बहुत ही ईमानदार था और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी था। दोस्तों, वह हमेशा सोचता था कि क्यों ना एक ऑटो रिक्शा लिया जाए और उसको चला करके अपने परिवार का भरण पोषण मैं प्यार से करूँगा। और इसी तरह से दोस्तों समय बीतता गया। उसके बाद वह लड़का थोड़े ही दिनों तक इधर उधर मेहनत करता है और दो ही लोग थे दोस्तों, उनके खर्च भी कंट्रोल में थे। तो कुछ दिन मेहनत करने के बाद उसके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और उन पैसों से किस्तों पर रिक्शा निकलवा लेता है। दोस्तों, ऑटो रिक्शा निकलवा लिया था। अब उसको वह इधर उधर चलाया करता था दोस्तों, और इस तरह से वह अपने परिवार अपने पत्नी का भरण पोषण कर रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ दोस्तों एक बेटी भी हो जाती है। अब घर के अंदर 3 सदस्य हो गए। दोस्तों, खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तभी एक दिन अचानक दोस्तों उसकी बेटी जब लगभग 6-7 महीने की थी तो उसको ये बीमारी हो जाती है और उस बीमारी के चलते
उस पर बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। अब जैसे ही उसको ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो दोस्तों उसके बाद वह व्यक्ति उस रिक्शे को बेच देता है, क्योंकि दोस्तों उसके पास और कुछ था ही नहीं बेचने के लिए, जिसे बेचकर वो इस मुसीबत से दोस्तों बाहर निकल सके। दोस्तों उसने अपने रिक्शा बेच दिया था, जो उसकी आमदनी का दोस्तों एकमात्र जरिया था। उसके बाद अपनी बेटी का इलाज करवा देता है, और दोस्तों बेटी का इलाज हो गया था, और इलाज होने के बाद बेटी दोस्तों स्वस्थ होकर के बिल्कुल घर में खेलने कूदने लगी। और दोस्तों इसी तरह से कुछ दिन और उनके बीच जाते हैं। अब दोस्तों करण जो है उसे फिर चिंता सताने लगती है कि घर का भरण पोषण करना, जिसका मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, और जो मेरी बेटी है जिसने हमारे घर में जन्म लिया है, और उन सभी का भरण पोषण अच्छी तरह से करना है, और इसके लिए मुझे कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों इसी सोच में वह करण डूबा हुआ था। तभी दोस्तों उसके साथ जो रिक्शा चलाया करते थे वो उस बताते हैं कि एक रिक्शा मालिक के बारे में, जिसके पास बहुत सारे ऑटो यानी रिक्शे हैं, और वो अपने रिक्शे को किराया पर चलवाया करता था। यानी कि रिक्शों को दोस्तों 12 घंटे किराए पर दिया करता है, और बदले में उनसे कुछ पैसे लिया करता था। अब दोस्तों इस बात को सुनकर करण वह इस बात के लिए एग्री हो जाता है, और उस अपने दोस्त के रिक्शा वाला साथ उस व्यक्ति के पास चला जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद वह उससे बात करता है, और बात ही बातों में दोस्तों तय होता है कि इस रिक्शे को चलाने के लिए उसे दोस्तों 12 से 14 घंटा का किराया और 40 लाख के बाद जो भी तुम्हारी आमदनी होगी वह तुम रख सकते हो। दोस्तों इसके बाद करण उस रिक्शे को चलाने लगता है। फिर दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता होता रहता है, और उनके लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे उस रिक्शे से दोस्तों कम कमाया करते थे। वो लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते थे। दोस्तों जो घर किराए का था, और ऐसे ही करते हुए जो उसकी बेटी थी दोस्तों वह बड़ी हो जाती है, और उसका स्कूल में दोस्तों एडमिशन करवाना पड़ता है। फिर दोस्तों करण अपनी बेटी का एक साधारण स्कूल में एडमिशन करवा देता है। दोस्तों फिर बेटी पढ़ने के लिए जाया करती है, और जब खर्चे और थोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इसके बाद करण और भी ज़्यादा मेहनत किया करता है। दोस्तों 12 घंटे की वहाँ जगह 16 घंटे रिक्शा चलाने लगता है। तभी दोस्तों एक दिन शाम को करण दिन भर का काम करने के बाद अपने घर जाने के लिए तैयार था। तभी दोस्तों उसकी पत्नी का फ़ोन आता है कि वो उससे कहती है कि ऐसा कीजिए महाराज, बाजार से कुछ सब्जियों से घर में ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद दोस्तों करण बाजार से कुछ सब्जियां खरीदता है, और उस सब्जियों को थैले को जैसे ही करण दोस्तों अपने रिक्शे के पीछे तरफ रखने लगता है, तो उसे वहाँ पर एक दोस्तों लाल बैगनी कलर का एक बैग दिखाई देता है। और दोस्तों उस बैग को देख कर को वह बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर भी दोस्तों उस बैग को उठाता है, और उठाने के बाद उसको खोल कर देखता है तो उस बैग के अंदर सोने चांदी के आभूषण थे, और देखने से लग रहा था इनकी कीमत लगभग लाखों करोड़ों है। अब दोस्तों उस बैग को देखने के बाद करण बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों शाम हो गई थी, और शाम को उसे घर भी जाना था, और यह बैग उसको ऑटो पर रह गया था। दोस्तों वह सोच में पड़ गया कि सोच रहा था कि यह बैग किसका होगा, क्योंकि दोस्तों दिन भर में कई सवारियों को इधर से उधर पहुंचाया था करण, और उनसे किसी एक सवारी का यह बैग उसके ऑटो में दोस्तों रह गया था। दोस्तों इधर जिसका यह बैग था वो 1 करोड़पति महिला था। दोस्तों उसका नाम दोस्तों कवित्री थी। दोस्तों कवित्री के पति बहुत ही बड़े बिजनेसमैन और व्यापारी थे, और उनके पास पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है।
आज के दिन दोस्तों कवित्री सुबह सुबह अपने ड्राइवर के साथ मार्केट जाती है और उसको मार्केट से कुछ ज्वेलरी दोस्तों खरीदनी थी, क्योंकि दोस्तों उसे अपनी बहन की बेटी की शादी में दोस्तों शाम को जाना था। अब दोस्तों मार्केट में शॉपिंग करने के बाद जैसे ही वह बाहर आकर अपनी कार में बैठती है तो उसके बाद ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर गाड़ी चलाओ। इसके बाद दोस्तों जो उसका ड्राइवर गाड़ी में सेल्फ मारता है और स्टार्ट कर देता है। दोस्तों अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट वह ड्राइवर नहीं हुई थी तो इस बात को देख करके दोस्तों कवित्री मैडम हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि उनका जो शाम को जो शादी में भी जाना था और उन्होंने शॉपिंग तो कर ली थी, लेकिन दोस्तों घर जाकर उन्हें अच्छे से तैयार होना है। अब इसके बाद दोस्तों जो कवित्री मैडम हैं उस ड्राइवर से कहती हैं कि तुम ऐसा करो, इस गाड़ी को बनवाकर जल्द से जल्द घर ले आना, मैं किसी ऑटो को लेकर के यहाँ से चली जाऊँगी। और उसके बाद दोस्तों कवित्री मैडम बैठ जाती हैं और ऑटो में बैठने के बाद वह अपने उस बैग को अपनी वाली बगल वाली सीट के पीछे रख देती हैं। दोस्तों वहाँ पर थोड़ी सी जगह होती है और उसी जगह में उसने उस व्यक्ति को उस बैग को रख दिया और जैसे उसका घर आता है तो अपने घर पर उस बैग को दोस्तों बिना लिए ही वह दोस्तों लड़की मैडम उतर जाती हैं और वह ऑटो वालों के पैसा देती हैं और सीधा अपने घर के अंदर दोस्तों चली जाती हैं। फिर दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह दोस्तों तैयार हो जाती हैं और जैसे ही अपनी बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए उन आभूषणों को ढूंढने लगती हैं तो दोस्तों एकदम से हैरान और परेशान हो जाती हैं, जैसे उनके पैरों के तले जमीन ही खिसक गई हो। दोस्तों आभूषण अब उसे कहीं भी मिल ही नहीं रहा था। अब इसके बाद वह सोचने लगती हैं कि आभूषण कहाँ रह गया। पहले तो वो सोचती हैं कि शायद हो सकता है आभूषण उसी दुकान पर रह गए होंगे, क्योंकि दोस्तों जहाँ से उन्होंने यह आभूषण खरीदा था। दोस्तों इतनी ही देर में तो उनका जो ड्राइवर भी वहाँ पर आ जाता है तो वह अपने ड्राइवर के साथ बैठती है और ड्राइवर के साथ बैठ करके सीधा उस दुकान पर पहुंच जाती है जहां से उन्हें ज्वेलरी लिया था। दोस्तों वहां जाने के बाद वह पता करती है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखती है तो उन्हें पता चलता है कि जब मैं यहां से निकलती थी तो मेरे पास तो आभूषण का जो बैग था मेरा मैंने खरीदा था, उसके बाद वह सोचती है कि शायद उस ऑटो में रह गया हो। तो इसके बाद वो वहाँ पर जितने भी ऑटो थे उन सभी से पूछती है, लेकिन दोस्तों उस ऑटो वालों का उन्होंने कोई भी आता पता नहीं मिलता है। और उसके बाद जो कवित्री मैडम थी दोस्तों और थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं और इसी परेशानी के चलते वह दोस्तों स्टेशन पहुंच जाती हैं दोस्तों वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, क्योंकि दोस्तों वह सोच रही थी कि अगर किसी को यह मेरा ज्वेलरी वाला बैग मिले तो वो हो सकता है वह पास वाले स्टेशन में उसको देने के लिए आया होगा। दोस्तों उसके बाद वह स्टेशन जाती हैं और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराती हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी उन्हें ऐसा कोई ब्लू नहीं मिलता है, यानी क्लू नहीं मिलता है कि उनका बैग किसी को मिला हो। इसके बाद वह दोस्तों थकी हारी अपने घर आ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा गहरे सोच विचार में पड़ जाती हैं। दोस्तों वो सोचने लगती हैं कि अगर वो आभूषण टाइम पर नहीं मिले तो मैं अपनी बहन की बेटी की शादी में क्या लेकर जाऊंगी। दरअसल उसने उसे गिफ्ट देने के लिए दोस्तों वहाँ पर आभूषण खरीदे थे और पैसे की जो उन्हें इतनी खास कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन दोस्तों उन आभूषणों को खरीदने में उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था और पैसे तो लगे ही थे। दोस्तों इतना टाइम अब उनके पास दोबारा नहीं था और इसी चीज़ को सोच करके दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं। दोस्तों तभी अचानक से दोस्तों कवित्री मैडम के दरवाजे की दोस्तों बेल बजती है। दोस्तों जैसे ही कवित्री मैडम जाकर दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने और कोई नहीं, वही दोस्तों करण खड़ा हुआ था, ऑटो वाला।
वो दरवाज़ा खोलते ही दोस्तों कवित्री मैम पूछती हैं कि मैडम क्या आपका बैग मेरे ऑटो में रह गया था। उसके बाद मैडम कवित्री एकदम से कहती हैं कि हाँ भाई, मेरा भी बैग तुम्हारे ऑटो में रह गया था। पूछता है कि मैडम किस रंग का था, और उसके बाद कवित्री मैडम बताती हैं कि वह लाल और नीले रंग का था और उसके अंदर ढेर सारे आभूषण थे जिनका अभी अभी मैंने परचेज किया था दोस्तों, जिनकी कीमत लगभग लाखों करोड़ थी। अब इस बात को सुनते ही ऑटो वालों को दोस्तों विश्वास हो जाता है कि यह बैग इन्हीं मैडम का था, और उसके बाद वह वापस ऑटो पर जाता है और उस बैग को लाकर दोस्तों कवित्री मैडम को दे देता है। दोस्तों जैसे ही कवित्री मैडम उस बैग को देखती हैं और उस व्यक्ति की तरफ देखती हैं तो दोस्तों वह बड़ी ही आश्चर्य में पड़ जाती हैं। वो सोचती हैं कि इतनी मामूली सा रिक्शा वाला जो थोड़ा सा पैसा कमाता है, इतने महंगे जेबरों को देखकर भी इस बैग से मुझे वापस लाकर क्यों दे रहा है। दोस्तों क्योंकि करण आज के टाइम में ऐसे ईमानदार लोग मिलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, और इसी वजह से दोस्तों कवित्री मैडम इस बात के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाती हैं और सोचने लगती हैं। उसके बाद जो दोस्तों ऑटो वालों को घर के अंदर बुलाती हैं और अंदर बुलाने के बाद उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं और कहती हैं कि बैग मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। वहीं पर बैठ जाते हैं और उसके लिए चाय पानी मंगवाया जाता है, और चाय पानी पीते हुए दोस्तों कवित्री मैडम उससे पूछती हैं कि भाई यह बताओ, मैं तुम्हारे ऑटो में ये बैग छोड़कर आ गई थी और तुम चाहते हो तो इसे ले जा सकते थे, फिर तुमने ऐसे क्यों नहीं किया। दोस्तों उसके बाद वह करण बताता है कि मैडम हम गरीब जरूर हैं लेकिन पूरी तरह से ईमानदार हैं। भगवान जो हमें देना चाहता है उसी के सहारे हम रहते हैं। अगर हम इस तरह से पैसेंजर के साथ करेंगे तो दुनिया में ईमानदारी का नाम ही मिट जाएगा। और इस बात को दोस्तों सुनने के बाद जो सावित्री मैडम होती हैं वो ऑटो वालों की तरफ एक अलग ही तरह से दृष्टि को दोस्तों देख रही थी, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना ईमानदार आदमी देखा नहीं था जिसने यह ठान लिया था कि हालात जैसे भी कैसे भी हों लेकिन मैं अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों उसके बाद जो कवित्री मैडम उससे पूछती हैं कि मैं तो इसे तुम्हारे ऑटो में 4 घंटे पहले छोड़कर आ गई थी, लेकिन तुम्हें इसे लाने में इतनी देर कैसे लग गई। दोस्तों उसके बाद ऑटो वाला करण उसे पूरी कहानी बताता है। कहता है कि मैडम जब मैंने अपना पूरा काम कर लिया था तो उसके बाद मेरी पत्नी का फ़ोन आया था और उसने मुझे सब्जियां लाने के लिए बोला था, और मैंने जैसे ही बाज़ार में सब्जियां खरीदी और इनको रखने के लिए पीछे की तरफ गया और ऑटो में तो मुझे आपका नीला पीला बैग दिखाई दिया। अब इसके बाद मैं गहरी सोच विचार में पड़ गया था और उसके सोचने लगा था कि बैग आखिर है तो किसका है। और उसके बाद मैंने अपने सभी कस्टमर को जिनसे मुझे ये एड्रेस पते थे उनसे घर जा करके इस बैग के बारे में पूछा। अब कुछ लोगों ने बैग का नाम सुनते ही पहले ही बोल दिया कि हमारा बैग है, और उसके बाद मैं कंफर्म किया करता था कि कौन से रंग का था और उस बैग के अंदर क्या क्या था। अब कुछ लोग जो लालची थे वो झूठ बोल के उस बैग को हड़पने की कोशिश किया करते थे, लेकिन इन दोनों बातों से जो बात मैंने आपसे पूछी थी इन्हीं बातों से मैं इस चीज़ का पता लगा लिया करता कि यह बैग उनका है या नहीं है। लेकिन आपको आकर जैसे ही इन बातों के बारे में पूछा तो आपने एकदम सटीक उत्तर दिया, और इसी से यह सिद्ध हो गया कि यह बैग आपका ही है। अब पूरी बात तो सुनने के बाद जो दोस्तों कवित्री मैडम थी वह ऑटो वालों को इज्जत भरी निगाहों से वह दोस्तों देखने लगती हैं और ऑटो वालों से कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ,
तुम अपना नंबर और नाम मुझे लिखवा दीजिए। और उसके बाद वह ऑटो वाला दोस्तों अपना नाम और नंबर लिख करके कवित्री मैडम को दे देता है। लेकिन दोस्तों मैडम से कहता है कि मैडम हमारे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे भी हैं ठीक हैं। भगवान हमें इतना दे देता है कि जिससे हमारा गुजारा आसानी से हो जाता है। दोस्तों ऐसा कहकर ऑटो वाला वहाँ से मैडम के यहाँ से चला जाता है। और इधर जो कवित्री मैडम थी दोस्तों उसे देर हो रहा था और अपनी बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए। तो दोस्तों वह झटपट से तैयार होती हैं और अपने ड्राइवर के साथ बैठ करके उन आभूषणों को ले करके सीधा अपनी बहन की बेटी की शादी में चली जाती हैं। और वहाँ जाने के बाद शादी के फंक्शन का अटेंड करने के बाद वापस आती हैं। लेकिन दोस्तों पूरी शादी के दौरान जब से वह उस ऑटो वालों से मिली थी, उस ऑटो वाले का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था और उसके बारे में सोच करके वह मैडम बड़ी परेशान हैरान थी। सोचने पर मजबूर हैं कि यह इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। दोस्तों दूसरा दिन तो होता है और दूसरे दिन सुबह सुबह वो मैडम तैयार होती है और तैयार होने के बाद दोस्तों अपने ड्राइवर के साथ उस पुलिस स्टेशन में जाती हैं जहां पर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी बैग खोने के लिए। दोस्तों वहां जाने के बाद वह ऑटो वालों के बारे में बता देती हैं और कहती हैं कि उन्होंने मेरा सामान वापस लौटा दिया है और बड़े ही ईमानदार रिक्शा वाले थे। अब इस बात को सुन करके दोस्तों जो पुलिस का भी बड़ा ही अचंभा होता है कि आज से 10 लाख जेवर एक ऑटो वालों ने इस तरह से कैसे लौटा दिए। दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले भी उस एड्रेस को नोट कर लेते हैं और उस ऑटो वालों का सम्मान करने के में सोचने लगते हैं। दोस्तों इधर जो कवित्री मैडम हैं वो अपने सारे ढेर सारे मिठाइयाँ, कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर के सीधा उस ऑटो वालों के घर दोस्तों पहुंच जाती हैं। दोस्तों ऑटो वालों के घर में जब वह गाड़ी आती है तो उसे देख करके जो भी लोग वहां पर रहा करते हैं आस पड़ोस वह एकदम से हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां बहुत ही लग्जरी कार थी और ऐसी कार आज तक उनकी मोहल्ले में नहीं आई थी। उसके बाद दोस्तों कवित्री मैडम उस कार से उतरती हैं और उतरने के बाद सीधा उस ऑटो वाले की जगह पर पहुंच जाती हैं। दोस्तों वहां जाने के बाद वह जैसे ही देखती हैं तो ऑटो वालों की वो पत्नी घर में कुछ काम कर रही थी और जैसे वह कवित्री मैडम को देखती है तो एकदम से हैरान परेशान सी हो जाती है। दोस्तों वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये मैडम हैं कौन, यहाँ पर क्यों आई हैं। लेकिन दोस्तों कवित्री मैडम ने पहले उसके पति को फ़ोन कर दिया था और कह दिया था कि आते समय अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आना, और उतनी ही देर में उसका दोस्तों पति वहाँ पर आ जाता है और साथ में जो उसकी बेटी भी दोस्तों लाया था। और वह आकर कवित्री मैडम को और अपनी पत्नी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है, इंट्रोडक्शन कराता है और बताता है एक दूसरे के बारे में। वो कहता है कि इनका मेरा बैग मेरी ऑटो में रह गया था और मैंने आपको बताया था वही हैं। उसके बाद जो दोस्तों कवित्री मैडम हैं वो अपने ड्राइवर को भेजती हैं और उन सभी सामानों को उसके घर पर मंगवा लेती हैं। दोस्तों कवित्री मैडम ने पहले ही उनसे पूछ लिया था कि तुम्हारे घर पे कौन कौन है और उनके हिसाब से ही वह दोस्तों सामान लेकर आई थी। और उनकी दोस्तों जो बेटी थी कई जोड़े कपड़े लेकर आई थी और उनकी पत्नी के कई जोड़े साड़ियाँ लेकर आई थी और दोस्तों साथ में ढेर सारा खाने पीने का सामान लेकर आई थी। दोस्तों वहाँ पर आने के बाद जैसे उस सामान को अंदर देने लगती हैं दोस्तों करण पहले से मना करता है और कहता है कि कवित्री मैडम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका सामान रिक्शा में रह गया था तो उसको लौटाने का हमारा फर्ज बनता है। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद
कवित्री मैडम उनसे कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, यह चीज़ तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, मैं बहुत ही प्यार से दे रही हूँ, क्योंकि जो सामान तुमने लौटाया था उसमें तुम्हारे जैसे रिक्शे हैं और वैसे 3-4 रिक्शे आ जाते आराम से, क्योंकि जो तुमने ईमानदारी दिखाई है इस चीज़ को, उस ईमानदारी का इनाम तुम्हें मिलना ही चाहिए और अपने पास रख लो। दोस्तों इसके बाद वह सामान उसने दे देती है और वहीं पर बैठकर पूरी फैमिली से दोस्तों बतियाने लगती है। दोस्तों जैसे ही वह उनकी पूरी कहानी सुनती है तो कहानी सुनने के बाद जो दोस्तों वो कवित्री मैडम होती हैं वो थोड़ी सी दोस्तों भावुक हो जाती हैं, एकदम आंसू भर आते हैं। जैसे ही करण ने उससे बताया था अपने बारे में कि रिक्शा मेरा किराए का है और इसको चलाकर मैं अपने परिवार का भरण पोषण किया करता हूँ। दोस्तों उनकी बेटी का साधारण से स्कूल में पढ़ा करती थी। अब इसके बाद दोस्तों कवित्री मैडम उनके लिए और भी कुछ करना चाहती थी, तो दोस्तों कहती हैं कि आज से तुम्हारी बेटी मेरी बेटी और इसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी जो होता है मैं अपने ऊपर यानी अपने कंधों पर लेती हूँ। अब इस बात को दोस्तों सुनने के बाद करण पहले तो मना करता है, फिर दोस्तों जो करण की पत्नी भी मना करती है, लेकिन दोस्तों मैडम की बहुत ज़्यादा जिद करती है और इस जिद के कारण दोस्तों करण उसकी बेटी बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए बोलने लगती है। अब दोस्तों करण भी ज़्यादा मना नहीं कर पाता है, क्योंकि दोस्तों उसके बाद कवित्री मैडम उसे एक ऑफिस का एड्रेस देती हैं करण को और कहती हैं कि कल तुम्हें इस ऑफिस पे आना है और मुझसे मिलना है। और उसके बाद दूसरे दिन करण दोस्तों अपने ऑटो को लेकर के उस ऑफिस पर जाता है और फिर दोस्तों जाने के बाद कवित्री मैडम वहाँ पर मिलती हैं और कवित्री मैडम अपने मैनेजर से, जिसका पर्सनल मैनेजर था, उससे तुम ऐसा करो कि इस व्यक्ति के ऑटो निकाल कर दे दो। दोस्तों उसकी पूरी पेमेंट कंपनी के अकाउंट से कर देना। अब दोस्तों इस बात को जैसे ही करण अपनी कानों से सुनता है तो फिर से एक बार मना करता है, लेकिन दोस्तों कवित्री मैडम जो जोर देते हुए उसको ऑटो को दिला ही देती हैं। अब दोस्तों अपने ऑटो को चलाया करता है, ना ही उसे किसी को किराया देना पड़ता है और ना ही उसके ऑटो की किस्त देनी पड़ती है करण को। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता होता है और समय के साथ साथ पुलिस वाले भी उस रिक्शे वाले को ढूंढ करके उसका अच्छी तरह से आदर सम्मान करते हैं। दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले ने उसका आदर सम्मान किया था तो दोस्तों मीडिया को भी यह बुलाया था और जैसे यह बात दोस्तों चारों तरफ फैलती है तो उस रिक्शे वालों की जो मिसाल दी जाती है बहुत दूर दूर तक जगह जगह पर ईमानदारी के लिए, क्योंकि दोस्तों उसने लगभग 10 से 15 लाख सामान ऐसे ही वापस लौटा दिया था और दोस्तों उसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो शायद ही ऐसा ना कर पाता। दोस्तों यह थी कहानी आज की एक रिक्शा वाले की, जिसने अपनी ईमानदारी को खराब नहीं होने दिया, चाहे सामान कितना ही पैसे या रुपए का हो। अब क्या कहना चाहते हो आप उस रिक्शे वालों के बारे में, हमें ज़रूर बताएं। कहना क्या चाहते हो उस मैडम के बारे में, आपकी जो भी दोस्तों राय हो, सलाह हो, वह दोस्तों वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इनमें से कुछ ना कुछ सीख पा सको और अपने जीवन के काल में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।